गुड मॉर्निंग। गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं राहुल जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने गोविंद बल्लभ पंत के बारे में पढ़ा था और गोविंद बल्लभ पंत के वीडियो में जो है हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे। तो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले चीफ जस्टिस थे वो थे मॉरिस गोयर। दो बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, एक आपका दिया था प्रशांत और दूसरा आपका दिया था दीपक ने। आज की वीडियो में भी अंत तक जुड़े रहिएगा, हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बद्रीदत्त पांडे। तो सबसे पहले जो है बद्रीदत्त पांडे के सामान्य परिचय की ओर चलते हैं। सामान्य परिचय। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बद्रीदत्त पांडे जो थे वो किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो बद्रीदत्त पांडे आपके 4 क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। एक वो थे स्वतंत्रता सेनानी, दूसरे वो थे एक लेखक, तीसरे थे पत्रकार और चौथे थे समाज सुधारक। तो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी, उसके बाद थे पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था। अल्मोड़ा अखबार, शक्ति अखबार, लीडर, कॉस्मोपॉलिटन जैसे अखबारों से जुड़े रहे। लेखक, कुमाऊं का इतिहास नामक इन्होंने बहुत एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उसके बाद समाज सुधारक मतलब इन्होंने जो उस समय उत्तराखंड में एक प्रथा चलती थी कुली बेगार प्रथा, उसका क्या किया, अंत किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म इनका हुआ था 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में। शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, हरिद्वार के कनखल में। उसके बाद यदि बात करें इनके पिता की, तो पिता का इनका नाम था विनायक पांडे। विनायक पांडे। और विनायक पांडे जो थे वो पेशे से क्या थे, वैद्य थे। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उपाधि अगर इनकी बात करें तो इन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता था। कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी। पुस्तक की अगर बात करें तो इन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास। ये भी इसके साथ याद रखिएगा कि कुमाऊं का इतिहास जो उन्होंने लिखी है वो सन 1937 में लिखी है। और जब ये कहां थे, बरेली जेल में थे, उस समय इन्होंने क्या लिखी, इस पुस्तक की रचना की। मृत्यु की अगर बात करें 13 जनवरी 1965 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। तो ये आपका सामान्य परिचय हो गया। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे। जन्म और मृत्यु की डेट में अगर आपको कंफ्यूजन कभी एग्जाम में होता है, एक तरीका है 14 फरवरी की डेट सबको याद रहती है, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा 15 फरवरी और 14 में 1 हटा दीजिएगा, सीधे आप पहुंच जाओगे 13 तारीख में। 1880, 81, 82, 83 अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो 18,188 इसमें कितने 8 है, 2 8 है। तो यहां पर आप सीधे आंसर क्या लगा दीजिए, 2 आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन जो इनका शुरू होता है एक तरीके से वो 1920 से होता है, जब ये
कुली कलंक प्रथा के विरोध में जो है कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में क्या रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। 1920 में कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में, काशीपुर अधिवेशन में कुली कलंक को लेकर, कुली कलंक को लेकर एक प्रस्ताव रखते हैं। कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त उस समय आपकी 3 प्रथाएं उत्तराखंड में प्रचलित थी और ये प्रथाएं एग्जाम में पूछी जाती है, तो थोड़ा इनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुली बेगार। कुली बेगार का अर्थ था कि बिना मजदूरी के आपसे क्या कराना, श्रम कराना। बिना मजदूरी का श्रम। उसके बाद कुली उतार, कुली उतार इसमें था कि बहुत कम मजदूरी पर श्रम कराना, यानी अत्यंत कम मजदूरी पर, मजदूरी का श्रम। तीसरी अगर हम बात करें तो कुली बर्दाश्त, कुली इसमें आपका जो अंग्रेज अधिकारी गांव में आता था तो उस अंग्रेज अधिकारी और उसके साथ जो भी आपके लोग आते थे उनकी खाने पीने की व्यवस्था किसको करनी पड़ती थी, गांव के लोगों को, और उसके बदले में जो है उन्हें कुछ भी पेमेंट नहीं की जाती थी। तो यह प्रश्न एक बार आ चुका है, कुली बर्दाश्त वाला प्रश्न। इसके बाद 1921 में जो है बद्रीदत्त पांडे जो हैं वो कुली बेगार प्रथा को क्या कर देते हैं, अंत कर देते हैं। और 1921 की जो घटना है वो उत्तराखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत कर देते हैं और उस दिन आपकी मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति। उस समय जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो आपका होता है डाइविल। डिप्टी कमिश्नर जो आपका होता है वो होता है डाइविल। डिप्टी कमिश्नर जो आपका डाइविल होता है उस समय जो है वो इन जितने भी लोग थे इस प्रथा के विरोध में जो आपके सरयू नदी के तट पर डटे थे उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश देता है। तो बद्रीदत्त पांडे जो है उसको कड़े स्वरों में जो है चेतावनी देते हैं कि हमारे पास जो है 4 से 5 हजार लोग हैं, आप गोली चलाना चाहते हैं तो आप गोली चला सकते हैं। जिसके बाद जो है डाइविल जो है इस आदेश को क्या लेता है, वापस लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें बद्रीदत्त पांडे जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कितने बार जेल गए थे, 5 बार जेल गए थे। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 बार ये जेल गए थे। 1962 की जो भारत चीन लड़ाई होती है उसमें जो इनको दो जो आपको गोल्ड मेडल मिले होते हैं उसको क्या कर देते हैं, राहत कोष में क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। 1962 की भारत चीन लड़ाई में, भारत चीन लड़ाई में ये 2 जो इनको गोल्ड मेडल मिलते हैं उसको क्या कर देते हैं, दान में दे देते हैं। 1962 की अगर हम बात करें तो 1962 को अगर हम पॉलिटी के लिहाज से अगर इसको कनेक्ट करना चाहें तो 1962 में आपकी जो आपका 1962 था उसमें आपका जो है वो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1962
1962 में आपका पहला आपातकाल लगा था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जो आपके भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद अगर हम बात करें 1971 में जो है दूसरा आपातकाल लगा था और जो आपातकाल लगा था दूसरा आपातकाल, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो क्या थी देश की? कौन? इंदिरा गांधी। और उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी। उसके बाद 1975 में अगला आपातकाल लगा था। उस समय भी जो देश की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी और उस समय जो थे आपके राष्ट्रपति होते हैं फखरुद्दीन अहमद। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो भारत चीन युद्ध के कारण लगा था। दूसरा जो आपातकाल लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा था और तीसरा जो आपातकाल लगा था वो लगाया था इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर। तो सीपीआई से आप याद रख सकते हो, पहला भारत चीन, दूसरा भारत पाक और पहला भारत चीन, दूसरा भारत पाक और तीसरा इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने जो है इनका राजनीतिक जीवन पूरा कर लिया। अब अगर हम बात करें किन किन पदों पर है, प्रमुख पद। प्रमुख पद। तो सबसे पहले जो है इन्होंने इलाहाबाद से निकलने वाले लीडर अखबार में काम किया। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले, इलाहाबाद से प्रकाशित लीडर अखबार के डिप्टी एडिटर बने। लीडर अखबार के क्या बने? डिप्टी एडिटर। उसके बाद अगर हम बात करें दून से निकलने वाले, दून से प्रकाशित कॉस्मोपॉलिटन अखबार के संपादक बने। कॉस्मोपॉलिटन अखबार के संपादक, अखबार के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 1913 में कौन सा अखबार से जुड़े? अल्मोड़ा अखबार से। 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक हैं। अल्मोड़ा अखबार के संपादक। अल्मोड़ा अखबार के जैसे ही संपादक बनते हैं तो अल्मोड़ा अखबार का जो रंग रूप होता है वो क्या हो जाता है? एकदम से बदल जाता है और अल्मोड़ा अखबार की बिक्री में भी क्या होती है? बहुत ज्यादा तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। अल्मोड़ा अखबार की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा जो अखबार था इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो कितना था? 10। और ये अंग्रेजी अखबार के समकालीन था। ये प्रश्न पूछा गया एक बार। वो अंग्रेजी अखबार का नाम था पायनियर। क्या नाम था उसका? पायनियर के समकालीन। पायनियर के समकालीन ये था। अल्मोड़ा अखबार पर जैसे ही अपनी पकड़ बनाते हैं, संपादक बनते हैं, तो उसके बाद जो है ये जो उस समय वहां का डिप्टी कमिश्नर होता है उसकी बहुत तीखी आलोचना करते हैं और एक लेख प्रकाशित करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो लोमस उस समय था, डिप्टी कमिश्नर लोमस की भालूशाही करके एक लेख प्रकाशित करते हैं। एक इनका लेख प्रकाशित होता है लोमस की भालूशाही। यानी एक तरीके से कहें कि लोमस की जो तुलना है वो किससे कर देते हैं? भालू से कर देते हैं। और उसके बाद ही जो है डिप्टी कमिश्नर लोमस के दिमाग में या आंखों में जो है शक्ति, जो अल्मोड़ा अखबार है वो क्या हो जाता है? खटकने लग जाता है। और उसके बाद एक घटना होती है जब डिप्टी कमिश्नर जो है अल्मोड़ा के शाही देवी के जंगलों में जाता है शिकार करने एक महिला के साथ।
तो एक कुली से वो शराब ऑर्डर करता है और शराब जो है वो कुली कुछ देर में लाता है, तो लोमस जो है उस कुली को क्या कर देता है, गोली से क्या कर देता है, घायल कर देता है। और इस घटना को जो है वो अल्मोड़ा अखबार बहुत जोर शोर से उठाता है। कमिश्नर लोमस की काफी ज्यादा आलोचना इसके बाद होती है और जो लोमस है उसके बाद क्या कर देता है, इस अखबार पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। तो उस समय जो है एक फेमस अखबार था, एक घटना इस घटना को जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत करता है कि एक गोली से तीन शिकार, एक गोली से तीन शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। और उसके बाद जो है अल्मोड़ा अखबार पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद जो है बद्रीदत्त पांडे जो है देशभक्त प्रेस की सहायता से जो है एक नया अखबार चलाते हैं, जिस अखबार का नाम होता है शक्ति, और इसका संपादन ये करते हैं 1918 से। 1918 में देशभक्त प्रेस की सहायता से, देशभक्त प्रेस की सहायता से ये एक अखबार का संपादन करते हैं जिसका नाम होता है शक्ति। और 1926 तक ये क्या करते हैं, शक्ति का संपादन करते हैं। और शक्ति अखबार में भी जो है ये वहां के जो राय बहादुर लोग होते हैं उनकी तीव्र आलोचना करते हैं। और एक स्टेटमेंट इनका काफी उस समय चर्चा में रहा था। इन्होंने लिखा था कि गेहूं और धान की फसलें बिना पानी के सूख रही है, बिना पानी के सूख रही है, लेकिन राय बहादुरों की फसलें जो हैं निरंतर प्रगति पर है, लेकिन राय बहादुरों की फसलें तरक्की पर है। इसका अर्थ ये था कि उस समय अंग्रेज जो थे वो हमारे किसानों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे, लेकिन राय बहादुरों की जो संपत्ति है उसमें जो है लगातार क्या हो रहा था, इजाफा हो रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में या इनके द्वारा कहे गए कथनों के बारे में। दो बहुत फेमस इनके कथन हैं। बद्रीदत्त पांडे जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को का बड़ा क्या करते थे, आदर करते थे। तो अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में जब इनसे मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक की, तो ये बोलते हैं कि आज मुझे क्या हो गए, चारों धामों के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि इस समय इन्होंने तिलक के कितने बार दर्शन कर लिए थे, 4 बार दर्शन कर लिए थे। तिलक से 4 बार मिलने पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि आज मुझे चारों धामों के दर्शन हो गए। चारों धामों के दर्शन की बात करते हैं। तिलक के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तिलक ने जो है होम रूल लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहीं पर आप तिलक की जो है 2 पत्रिकाओं का नाम याद कर लीजिए। एक थी केसरी और दूसरी थी मराठा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक की 2 फेमस पुस्तकें कौन सी हैं। अगला कथन ये किसके बारे में करते हैं, एनिमेशन के बारे में करते हैं। और संयोगवश जो है ये कथन किसके बारे में हो रहा है, होम रूल लीग के संस्थापकों के बारे में हो रहा है। अगला कथन ये करते हैं होम रूल लीग के बारे में।
जहां पर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एनी बेसेंट की तुलना किससे कर देते हैं, एक तरीके से छली गुड़िया बसंती से। तो ये कहते हैं कि हम एनी बेसेंट की होम रूल लीग का समर्थन नहीं करते और एनी बेसेंट की तुलना किससे करते हैं, छली गुड़िया बसंती से। छली गुड़िया बसंती। जिस प्रकार से तिलक ने दो आपके पत्रिकाएं निकाली थी, उसी प्रकार से एनी बेसेंट ने भी निकाली थी। उनका नाम आपका है कॉमनवील और न्यू इंडिया। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। अंत में अगर हम बात करें, एक संस्थान उत्तराखंड में स्थित है, इनका जो आपका सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर है, सचिवालय स्थित जो मीडिया सेंटर है उसका नाम कर दिया गया है बद्रीधर पांडे के नाम पर। तो सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का जो नाम है वो किसके नाम पर कर दिया गया है, बद्रीधर पांडे के नाम। तो इस प्रकार से हमने आप दूसरी विभूति भी कंप्लीट कर ली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रिवाइज कीजिए। और जल्द ही जो है मैं आपकी कंप्लीट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास के साथ एक नया हम यूनिट इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।